हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। इसमें 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत है एनएनपी। बताइए, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत है राष्ट्रीय आय के बराबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। इसका सही जवाब होगा स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थर्ड नंबर है, कृषि गतिविधियां संबंधित है। कृषि जो क्रियाएं हैं, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो सही जवाब है एमएस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू की गई थी। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर इसका सही जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो प्लीज इसको पढ़िएगा। जितने भी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में आप स्टडी कीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो है बातें की गई हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आपको बताना है कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को विकास के लिए नहीं चुना गया है। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को विकास के लिए नहीं चुना गया है। तो याद रखिएगा, सही जवाब है गाजियाबाद, यानी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7, बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स was established in collaboration with the United Kingdom। यानी निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्रों की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई। निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई। तो सही जवाब है दुर्गापुर, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। बताइए, भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। इसका सही जवाब है 2014-15 में, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1982 में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की। इसका सही जवाब है, बताइए, आर.वी. गुप्ता समिति, ऑप्शन सी। आर.वी. गुप्ता समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 11 है, बताना है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि कई सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का अंतिम कारण है। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि है, यह कई सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का अंतिम कारण है। तो तर्क दिया था थॉमस माल्थस ने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12 जो है, पूछा गया है कि किस संगठन के द्वारा हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है।
किस संगठन के द्वारा हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए यहां पे एक प्रश्न है जो 12 के बाद 13 होना चाहिए था, मिसिंग हो गया है, बट पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है, यहाँ पे 13 नंबर में प्रश्न होगा जो आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी डेयरी विकास, ऑप्शन सी मछली पालन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? डेयरी विकास से है, डेयरी डेवलपमेंट से है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, आपको बताना है कि वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ क्या है। वस्तु विनिमय यानी आपको जो वस्तु विनिमय होता है, ये जो लेन देन होता है, इसका अर्थ क्या है, सिंपल सा आपको बताना है। तो देखिए माल यानी जो गुड्स होते हैं, माल मतलब गुड्स के साथ या माल के साथ माल का यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वो होता है वस्तु विनिमय लेन देन। तो याद रखिएगा वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ होता है माल यानी गुड्स का एक्सचेंज करना, माल के साथ विनिमय होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, निष्पन्द स्फीति को परिभाषित किया जाता है। निष्पन्द स्फीति को परिभाषित किया जाता है, बताइए किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी इसका जो परिभाषा है इसका संबंध किससे है। निष्पन्द स्फीति, देखिए इसका अगर इंग्लिश में इसको देखें तो स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि निम्न स्फीति, निम्न वृद्धि, निम्न बेरोजगारी। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च स्फीति, निम्न वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। और ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति, उच्च विकास, उच्च बेरोजगारी। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास और उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 16 है, आपको बताना है कि कौन सा केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है। कौन सा केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक या मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय नहीं है या परिमाणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है? वह आपका नैतिक प्रत्यायन या मोरल कह सकते हैं कि नैतिक, यहां पे जो है आत्महत्या है, तो नैतिक प्रत्यायन इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है, बताइए प्रश्न संख्या 17। देखिए यहां पे थोड़ा सा नंबर में प्रॉब्लम हो गया है, तो यहां पे हम लोग 17 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि निगम कर किस पर लगाया गया कर है। निगम कर जो है किस पर लगाया गया कर है, बताइए। मैं ऑप्शन को बता देता हूं, ऑप्शन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है कंपनियों की शुद्ध आय पर जो है क्या निगम कर मतलब लगाया गया कर होता है। ऑप्शन बी है कॉरपोरेट संपत्ति। ऑप्शन सी है निगम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निगम कर किस पर लगाया गया कर है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया कंपनियों की शुद्ध आय, तो कंपनियों की शुद्ध आय पर लगाया गया कर जो होता है निगम कर होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद 18 नंबर को डिस्कस करते हैं। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। बहुत ही सिंपल सवाल है, जवाब तो आपको मालूम ही होगा, कमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 29 है, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था?
आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को इस रूप में भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में प्रच्छन्न बेरोजगारी को जाना जाता है? तो देखिए, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अल्प रोजगार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लैक्टेज और ऑप्शन सी है देखिए यूरियस, ठीक है, या यूरियस कह सकते हैं, और डी जो है जाइमेस। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? वो होता है पेप्सिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिला हार्मोन है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन महिला हार्मोन है। सही जवाब है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन जो है ये महिला हार्मोन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सही जवाब है पीवीसी, यानी डी ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद प्रश्न है, तो रिवीजन करते रहिएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 युग्म है। ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम का संबंध बॉक्साइट से दिया गया, क्या यह युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में तांबा का संबंध जो है सिनाबार से दिया गया, क्या यह सही सुमेलित है? देखिए यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जिंक का संबंध कैलामाइन से है और लोहा का हेमेटाइट से है, तो ए सी डी बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बताइए जो समुद्री घास है निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन सा है? किसका ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं समुद्री घास? तो देखिए इसका सही जवाब है आयोडीन का। आयोडीन का जो कह सकते हैं कि जो समुद्री घास होते हैं आयोडीन के तत्वों का महत्वपूर्ण ये स्रोत होते हैं, तो याद रखिएगा आयोडीन। 26 नंबर है, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को, यानी द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को कहा जाता है गौसमीर रेशम। क्या कहा जाता है? गौसमीर, यानी सी ऑप्शन। 27 नंबर है, एक सामान्य 70 किलोग्राम वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? एक सामान्य 70 किलोग्राम वयस्क मनुष्य में 70 किलो के जो व्यक्ति हैं इनमें रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी आपको बताना है। 70 केजी के भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है कितना? बताइए। सही जवाब है 500 मिलीलीटर। कितना? 500 मिलीलीटर, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या आगे 28 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऊष्मा की जो इकाई नहीं है वो है आपका सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि किसका? बताइए सही जवाब क्या होगा? ताप, टेम्परेचर इसका इकाई है, टेम्परेचर का, न कि ऊष्मा का। बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ये ऊष्मा की इकाई है। और 29 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है?
प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, आपको बताना है इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस तापमान पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है? किस तापमान पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है, बताइए। या ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? दोनों प्रश्न सेम है, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा केल्विन, सी ऑप्शन, केल्विन इसका सही जवाब होगा। 31 है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी सोयाबीन, सी ग्राम यानी चना दलहन, और डी जो है गेहूं। तो बताइए प्रोटीन का जो उच्चतम स्रोत होता है, आपको मालूम ही है, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, जवाब तो मालूम ही होगा ही, तो कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये बहुत ही प्रोटीन युक्त स्रोत होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उत्तम स्रोत है प्रोटीन का, याद रखिएगा। 32 है, किस फल का बीज बाहर की ओर होता है? वह कौन सा फल है जिसका बीज सीड्स बाहर की ओर होता है? तो सही जवाब क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, इनके बीज जो होते हैं बाहर की ओर होते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बताइए इनमें से कौन सा था? तो याद रखिएगा 2010 जो है, 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 34 नंबर, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, सही जवाब है, बताइए। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है मल जल और कूड़ा कचरा, यानी जो इसका सही जवाब होगा सीवेज और कचरा, यानी सी ऑप्शन, सीवेज और कचरा। 35 नंबर है, खुली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी समाप्त हो जाता है? तो देखिए छिली हुई, या जो खुली हुई कह सकते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से जो विटामिन चला जाता है वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो है सब्जियों को छीलकर धोने से जो है विटामिन डी समाप्त हो जाता है इनमें से, तो याद रखिएगा सब्जियों को छीलकर धोना नहीं चाहिए। 36 नंबर है, मनुष्यों में हृदय जो है 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? मनुष्यों में, या मनुष्यों का जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, आपको बताना है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, 72 बार पंप करता है, सी ऑप्शन। 37 नंबर है, दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करती हैं? दांत और हड्डियां, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी फ्रॉम, बताइए जो दांत और हड्डियां हैं मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं किनसे? कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, या सोडियम से? तो दांत और हड्डियां की मजबूती जो आती है वो कैल्शियम से आती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 38 में पूछा गया है कि किसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, या मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत बार पूछा जा चुका है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या मास्टर ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और 39 है, रेबीज एक है। रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु रोग है, वायरल डिजीज है, यानी डी ऑप्शन, वायरल रोग। 40 नंबर है, वर्फ, जो वर्फ होते हैं, जो वर्फ यानी आइस होते हैं, आइस को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि, या
आइस इज पैक्ड इन, बताइए, सॉडस्ट, बिकॉज सॉडस्ट यानी जो बुरादे होते हैं, बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है आपका बुरादा या चूरा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। तो जो बर्फ होते हैं, बर्फ के बुरादे जो होते हैं, इनको पैक किया जाता है क्योंकि चूरा जो होता है या बर्फ का जो बुरादा होता है ये उष्मा का कुचालक होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। और 41 है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन सी तरंगे हैं? अगर आप तालाब में, जब जो तालाब है, तालाब का जल शांत होता है, स्थिर होता है, तो तालाब के शांत जल में जब आप पत्थर को फेंकिएगा तो देखिए एक वेव उत्पन्न होता है। उस वेव को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस वेव को कहते हैं, बताइए। इसका सही जवाब होगा अनुदैर्ध्य लहर और अनुप्रस्थ तरंग, यानी ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अनुदैर्ध्य लहर या वेव या अनुप्रस्थ तरंग, तो याद रखिएगा। 42 नंबर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है और इसका कारण जो है आपको बताना है। इसका कारण है लाल प्रकाश में प्रकीर्णित होने वाली लंबी तरंगदैर्ध्य होती है। इसका जो कारण है बी ऑप्शन, लंबी तरंगदैर्ध्य वाली लाल रोशनी दूर बिखर जाती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है। 43 है, चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार, चमगादड़ या यूं कहें कि चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का ये प्रयोग करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा प्रतिध्वनि, यानी डी ऑप्शन। प्रतिध्वनि का जो है ये जो है इसका प्रयोग करते हैं इन परिघटनाओं को जानने के लिए। जो डॉल्फिन या चमगादड़ जो होते हैं या शिकार परभक्षी अथवा अवरोध को जो है पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 44 नंबर है, एक उड़ने वाले जेट के पास कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए। एक कह सकते हैं कि जो जेट होता है, जो उड़ते वायुयान है, अ फ्लाइंग जेट पोसेसेस, तो उड़ते वायुयान में होती है, क्या होती है? उड़ते वायुयान में जो होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज और गतिज दोनों होती है। तो ए और बी आपका सही जवाब है। संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो दिया गया है ए बी में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और 45 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित, आपको बताना है, निम्नलिखित या बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि। निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अच्छा कंडक्टर है। बताइए क्या यह सही है? यह एक अच्छा कंडक्टर यानी सुचालक है, यह सस्ता है यानी यह आर्थिक रूप से सस्ता है, और यह निंदनीय है यानी यह आघात वर्धनीय है, और डी ऑप्शन है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जो बिजली के बल्ब के फिलामेंट होते हैं इनके निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। उपरोक्त में से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 46 है, निम्नलिखित राज्य भारत में टीन का उच्चतम उत्पादन किस राज्य में करता है? तो बताइए निम्नलिखित राज्य, या आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो कि टीन के उच्चतम उत्पादन में आगे है। तो भारत में टीन का उत्पादन, उच्चतम उत्पादन किन राज्य के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, उच्चतम उत्पादन किया जाता है। 47 है, कश्मीरियों की घाटी
जो कश्मीरी घाटी है, कश्मीर की घाटी है, वो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर की जो घाटी है किन श्रेणियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, जास्कर और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर की घाटी जो है स्थित है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 48 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर है, पारकर है, यहां पे मेधा पारकर दिया गया, तो बी ऑप्शन, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित श्रेणी में स्थित है। 49 नंबर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है निम्न श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज, बताइए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और टेस्ट सीरीज नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बताइए कि यह टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या आपको कुछ भी इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। प्लीज प्रतिक्रियाएं दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ और घटना चक्र का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।